मैं डॉक्टर सविता रावत एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बीएड डीएवी पीजी कॉलेज में। मैं आज का विषय ले रही हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे उद्देश्यों का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ एम्स। जॉन ड्यूवी ने एम्स को फोरसीन गोल्स कहा है, पूर्वदर्शित लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य जो कि हमें दूर से दिखाई देते हैं, जो हमारी संपूर्ण क्रियाओं को संचालित करते हैं और हमारे व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अर्थात हमारी संपूर्ण क्रियाएं, हमारा संपूर्ण व्यवहार उन फोरसीन गोल्स को देखकर आगे बढ़ता है और उनकी ओर ही जाता है। हमारी संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण व्यवहार उन्हीं को परिलक्षित होकर किया जाता है। किसी क्रिया, एक्टिविटी और उसके उद्देश्य या एम में बहुत गहरा संबंध होता है। तो हमारे जो उद्देश्य हैं या एम्स हैं वो प्री डिटरमिन्ड या पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं। अर्थात यह पहले ही निर्धारित हो जाता है कि हम जो भी शिक्षा लेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, वो हमारे एक लक्ष्य की ओर, एक एम की ओर हमको ले जाती है। और हमारे संपूर्ण चिंतन, हमारी संपूर्ण प्लानिंग, उचित नियोजन, उसको लक्ष्य तक जाने के लिए हमें उद्देश्य या एम जो है प्रेरित करता है। उद्देश्य के स्पष्ट और सुनिश्चित होने की स्थिति में क्रिया उस समय तक चलती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर देता। अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति तक हमारी संपूर्ण क्रियाएं, हमारी संपूर्ण चिंतन, हमारी प्लानिंग चलती रहती है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एम्स। उद्देश्यों का महत्व और आवश्यकता। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करना बहुत कठिन कार्य है। जैसे एक बिना नेविगेटर के नाव होती है, एक बिना नाविक के नाव, उसी प्रकार उद्देश्यों के अभाव में शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया भी हो जाती है। उद्देश्यों के आधार पर हम अपना पाठ्यक्रम, करिकुलम, अपनी मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियां, परीक्षा प्रणाली, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम, इन सब में इनका चयन भी कर सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। जैसे हमारे उद्देश्य होंगे उसी प्रकार के ये तीनों भी होंगे। यदि हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन आता है तो हमारे इन तीनों में भी परिवर्तन आता है। इनके आधार पर, इनके उद्देश्यों के ज्ञान से अध्यापक और विद्यार्थी दोनों में आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य उत्पन्न होता है। जब हमें अपनी मंजिल पता होती है, जब हमें अपना लक्ष्य पता होता है कि हमें कहां तक जाना है, तो हम बार बार उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में आत्मविश्वास आता है, क्योंकि अपने एंड को, अपने गोल को, उस सिरे को देख रहे हैं जहां तक उन्हें पहुंचना है। इसी प्रकार एक उत्साह बना रहता है। हम दिनों दिन जो प्रगति करते हैं, जो हमें निरंतर उद्देश्य की ओर ले जाती है, इससे हमारा उत्साह और धैर्य जो है बना रहता है। उद्देश्यों के आधार पर ही हम समाज और व्यक्ति का विकास कर पाते हैं। यदि उद्देश्य नहीं होंगे तो समाज और व्यक्ति दोनों ही दिशाहीन हो जाएंगे। किंतु उद्देश्यों के होने से हमारा जो विकास है वो एक सही दिशा में होता रहता है। उद्देश्यों के अभाव में कार्य करने पर परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिल पाते। यदि हमें उद्देश्य हमारा स्पष्ट नहीं है तो परिणाम स्पष्ट कैसे हो सकते हैं? यदि उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है तो हम अपने परिणामों की आख्या कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं कि आज हमने या अब तक हमने कहां तक का सफर तय किया है या कहां तक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। इनका ज्ञान होने पर समय, शक्ति और धन का
सदुपयोग होता है। हमारे अगर उद्देश्य नहीं होते तो हम चिंतन को, अपनी क्रियाओं को एक दिशा नहीं दे पाते, जिससे कि हमारी जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो स्कैटर हो जाती, बिखर जाती हैं। हमारा समय नष्ट हो जाता है, हमारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, हमारा धन जो है दुरुपयोग हो जाता है। किंतु उद्देश्य का ज्ञान होने से इन तीनों का सदुपयोग होता है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्ति उद्देश्य, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। यहां पर दो बातें हो रही है, एक एम्स और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम कह रहे हैं उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य। कुछ सिरों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि वो एंड्स, वो गोल्स, वो सिरे कौन है? वो हमारे लक्ष्य हैं जो हमें दूरगामी हैं, जो दिखाई देते हैं। और शिक्षा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर चलती रहती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में बहुत सारे विषय हैं। हम जितने भी विषय पढ़ते हैं वो हमें हमारे जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये जो एम्स हैं या जो गोल हैं, या कहना चाहिए जो लक्ष्य हैं, ये आदर्शों की तरह होते हैं और बहुत विशाल होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है। जब हम कई साल तक पढ़ते हैं, कई विषयों का अध्ययन करते हैं, कई क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत हम एक आदर्श स्थिति में आते हैं और उन एम्स को प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचते हैं। एम्स या उद्देश्य जो हमारे हैं, उनको प्राप्त करना या उनको फील करना, उनको एहसास करना कि उनको हमने प्राप्त कर लिया है, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसलिए प्राप्य उद्देश्य, दूसरा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जो शब्द बताया है, वो प्राप्य उद्देश्य मतलब वो ऐसे उद्देश्य जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे उद्देश्य जो डेफिनेट है, जैसे आज मैं बल की परिभाषा सीखूंगा, तो मैं सीख लूंगा, ये बहुत छोटा सा उद्देश्य है, डेफिनेट है। मैं आज बल के सूत्र का निगमन करूंगा, तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक छोटे उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं। तो ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त उद्देश्य कहते हैं, जो डेफिनेट होते हैं, जो फंक्शनल होते हैं, कार्यात्मक होते हैं, जिन पर कार्य करके, क्रिया करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। और वर्केबल यूनिट्स में विभाजित है, व्यवहारिक इकाइयों में, जिन्हें व्यवहार में लाया जा सकता है, जो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे आज जैसे मैंने विज्ञान की भी आपको उदाहरण दिए, मैंने ऊर्जा के प्रकार पढ़े, तो ऊर्जा के दो प्रकार मुझे समझ में आए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक ऐसा उद्देश्य था जिसको कि मैंने कम समय में प्राप्त कर लिया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है उसके डिटेल में तो एक पीरियड और लग जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है या स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो एक दिन और लग जाएगा मुझे इसको प्राप्त करने में। लेकिन ये ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें कम समय में प्राप्त किया जा सकता है, तो इन्हें प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। वांछनीय व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए, डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, और निश्चित सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए, बच्चों के आसपास इस तरह के सीखने के अनुभव या परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जिससे कि वो निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो हमारे जो प्राप्य उद्देश्य हैं वो एम्स या बड़े उद्देश्यों के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो विशिष्ट छोटे छोटे उद्देश्य हैं जिनको कि छात्र में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न सीखने की परिस्थितियां पैदा करके परिवर्तन लाया जाता है। प्राप्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स वह अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म या इमीडिएट गोल्स जो निर्दिष्ट कक्षा की स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया कि बल की परिभाषा, बल के सूत्र का निगमन, या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, तो ये क्लासरूम सिचुएशन में ये उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा छात्र के व्यवहार में
ये परिवर्तन ला सकता है कि वो छात्र ये नहीं जानता था, एक पीरियड पढ़ने के पश्चात वो इन्हें जान सकता है। तो हम छोटे छोटे ऐसे कई पीरियड जब लेते हैं 40-40 मिनट के, तो हम छोटे छोटे उद्देश्यों को, प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करके बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, जैसे छात्र में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना, छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या उसकी वैज्ञानिक सोच पैदा होना, उसके अंदर साइंस के तरीके से काम करने की ट्रेनिंग लेना। तो ये इतने बड़े एम्स हैं कि ये एक दिन या एक पाठ को पढ़ने से नहीं आते, बल्कि ऐसे हम कई जब पाठ पढ़ते हैं तो ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे अंदर एक परमानेंट व्यवहार परिवर्तन आ जाता है, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। तो ये शिक्षण विज्ञान या टीचिंग साइंस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अल्टीमेट रियलाइजेशन के लिए शिक्षार्थियों में व्यवहार परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। कौन? हमारे ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स छात्रों के अंदर छोटे छोटे व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, सीखना, लर्निंग। लर्निंग मीन्स बिहेवियरल चेंज। हर पीरियड या कालांश के पश्चात हम जो नया कुछ सीख लेते हैं, यानी हमारे व्यवहार में नए परिवर्तन आ जाते हैं, और यही परिवर्तन हमारे अंदर अल्टीमेट रियलाइजेशन, जो मैंने भी कहा कि विज्ञान के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, धनात्मक दृष्टिकोण होना, एक विज्ञान के का प्रशंसक होना, अपने हर क्रियाकलाप में विज्ञान को दिखाई देना, झलकना, हमारे काम करने का तरीका सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारे जो उद्देश्यों की पूर्ति, एम्स की पूर्ति या लक्ष्यों की पूर्ति होती है, ये कई कालांशों के पश्चात, कई वर्षों के पश्चात, कई व्यवहार में परिवर्तनों के पश्चात हमारे व्यक्तित्व में ये परिवर्तन या ये जो एम्स हैं, इनकी प्राप्ति होती है। प्राप्य उद्देश्यों का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्राप्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, वो माध्यम है जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, एम्स बड़े उद्देश्य हैं, प्राप्य उद्देश्य वो माध्यम है छोटे छोटे, जिनको प्राप्त करते करते कई हजारों प्राप्त उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करके हम बड़े उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो उद्देश्य या लक्ष्य है वो तो संपूर्ण शिक्षा के होते हैं, और जो प्राप्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शिक्षण के होते हैं। पढ़ाने के दौरान हम प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हर एक पाठ से संबंधित जो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करते हैं या छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उनसे बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जो कि पहले से निर्धारित कर लिए गए हैं। तो हमारे द्वारा प्रत्येक पाठ को प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है और हम शिक्षा के बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्राप्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इनको नापा जा सकता है, इनका मूल्यांकन किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी हमारी परीक्षा होती है और जब हमारा सिलेबस हमारे सामने आता है, तो सिलेबस के ऊपर ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, किस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। और जो हमारी परीक्षा होती है वो उन्हीं उद्देश्यों का मापन होता है कि क्या छात्र ने ये जो प्राप्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स उनको दिए गए थे, क्या इनको इन्होंने प्राप्त किया है। तो उन्हीं का मूल्यांकन करने को हम परीक्षा कहते हैं या इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इस प्रकार एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति में छोटे छोटे जिन प्रयासों को हम करते हैं या छोटी छोटी बातों को जो ध्यान में रखते हैं, वही प्राप्य उद्देश्य हैं जो कि हमें बड़े लक्ष्यों की ओर पहुंचाते हैं। According to NCERT's evaluation and examination document, an objective is a point of end in view of something towards which action is directed and planned, sought through any activity what we set out to do. ऑब्जेक्टिव या प्राप्य उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। ये पहले से ही तय है कि प्राप्य उद्देश्य या शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो तय होते हैं,
और उनकी दिशा में कार्य किया जाता है। एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसको प्राप्त करने के लिए हम एक क्रिया करते हैं या हम किसी कार्य को करते हैं। एक टीचर शिक्षण के दौरान अपनी सारी स्ट्रेटेजीज, अपनी व्यूह रचना, शिक्षण विधियों का प्रयोग, युक्तियों का, डिवाइसेस का प्रयोग करता है जिससे कि वो प्राप्त उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सके, प्राप्त कर सके। शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं। इनकी प्रकृति भी दार्शनिक या फिलॉसफिकल होती है। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों का आशय बालकों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं। हाँ, हमारी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, वो व्यापक हैं और इसके लिए शैक्षिक क्रियाएं या हमारे जो पाठ हैं वो तय कर दिए जाते हैं कि किस प्रकार जो है वो इन उद्देश्यों को लाया जाएगा। तो इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्य या an educational objective implies the changes that we try to produce in child. छात्र में जो भी परिवर्तन हमें लाने हैं वो हम शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से एक प्लानिंग के तहत लाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार छात्र की प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक हम ये प्लान कर लेते हैं कि कौन से हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनसे कि आगे जाकर हमारे बड़े एम्स की या हमारे लक्ष्यों की पूर्ति हो पाएगी। बीएस ब्लूम ने के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता है, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। Educational objectives are not only the goals towards which the curriculum is shaped and towards which instruction is guided, but they are goals that provide the detailed specification of construction and use of evaluation technique. जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो मात्र पाठ्यक्रम की रचना करते हैं, हम तब भी हमें ये देखना होता है कि हमारी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उन्हीं के अनुरूप हम जो है पाठ की रचना कर पाते हैं। दूसरा, यदि हमें शिक्षण कार्य करना है तो भी हम ये देखते हैं कि हमें क्या शिक्षण कार्य करना है और उसी के अनुरूप हमारा उद्देश्य क्या है और उसी के अनुरूप जो है हम अपनी शिक्षण की प्लानिंग को या निर्देशन की प्लानिंग को बनाते हैं। इन दोनों के अलावा मूल्यांकन में हमारा क्या विशिष्ट स्ट्रेटेजी होगी, कौन सी प्रविधियों का हम प्रयोग करेंगे, कौन सी इवैल्यूएशन टेक्निक्स हम बनाएंगे, ये शैक्षिक उद्देश्यों पर डिपेंड करता है। इसके बिना हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब पाठ्यक्रम की रचना शिक्षण से पहले, अनुदेशन के लिए निर्देशन अर्थात कक्षा के अंतर्गत अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन या टीचिंग के लिए निर्देशन, और मूल्यांकन माने कक्षा के पश्चात मूल्यांकन, तीनों में ही हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षण के उद्देश्य संकुचित होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्य एक टीचर कक्षा में जाने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करता है। ये बहुत संकुचित होते हैं, नैरो होते हैं, क्योंकि 40 मिनट में इनकी पूर्ति होती है। ये मनोवैज्ञानिक होते हैं कि किस प्रकार से छात्र की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसका हम प्रयोग करके छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाए। शिक्षण युक्तियों और व्यूह रचना के लिए, डिवाइसेस और स्ट्रेटेजीज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम जो शिक्षण से पहले शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ये हमें कक्षा की व्यूह रचना करने में बहुत बड़ी मदद करता है। अध्यापक अपने शिक्षण और सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण सरलता से कर सकता है। जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, हम सीखने के लिए उन्हीं को व्यवहारगत उद्देश्यों में देखकर सरलता से ये तय कर सकते हैं कि मुझे कक्षा में
कौन सी शिक्षण क्रियाएं करनी है और अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करना है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यालय के एक कालांश में हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कि एक पीरियड में, एक कालांश में या एक वादन में प्राप्त कर लिया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध उन वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों से होता है जिनका क्षेत्र सीमित, निश्चित और विशिष्ट होता है। इसलिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या व्यवहारगत प्राप्योद्देश्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अतः पढ़ाने से पहले जो एक शिक्षक व्यवहार रूप में उद्देश्यों को लिखता है, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत प्राप्योद्देश्यों में कन्वर्ट कर लिखता है, तो ये सभी शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब आती है बात हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या शैक्षिक उद्देश्यों का, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। डॉक्टर बीएस ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है। इसी आधार पर सीखने के प्राप्त उद्देश्यों को या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हमारे जो व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं छात्रों में, उसके 3 पक्ष कौन कौन से हैं? कोग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष, और तीसरा मनोशारीरिक या क्रियात्मक या साइकोमोटर डोमेन या पक्ष। जब ये 3 पक्ष हमारे व्यवहारगत परिवर्तन के 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसी आधार पर सीखने के प्राप्योद्देश्यों को भी 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहला आता है ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं के ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों की जानकारी से होता है, यानी मानसिक क्रियाओं से इनका ज्यादा संबंध है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में कक्ष शिक्षण या क्लासरूम टीचिंग के द्वारा ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्यों की ही प्राप्ति की जाती है। हमारे जितने कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, कक्षा में शिक्षक इनकी प्राप्ति कर लेता है, और मैक्सिमम जो हमारी टीचिंग है वो ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स पर ही बेस्ड होती है। दूसरा आता हमारा भावात्मक प्राप्य उद्देश्य या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, जो अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष से संबंधित है। इनका संबंध बालक की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा तथा अन्य भावात्मक मूल्यों के विकास से होता है। अर्थात ये भाव, फील या कहना चाहिए कि हमारे भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है। इनका विकास करना कठिन है और इनका मूल्यांकन करना भी बड़ा कठिन है कि छात्र ये सब कर भी पा रहे हैं या नहीं। ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्यों को तो बहुत आसानी से आंका जा सकता है, किंतु भावात्मक प्राप्य उद्देश्य इनको आंकना काफी मुश्किल है। तीसरा आता है मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य, जो कि हमारे साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है। इनका संबंध शारीरिक क्रियाओं, कुशलताओं के विकास से होता है। जैसे पढ़ने लिखने के दौरान आपने देखा होगा लेख लिखना, खेलना, चित्र बनाना, आरेख बनाना, उपकरणों का प्रयोग करना, किसी ऐसे कार्य को करना, वर्क एक्सपीरियंस की किसी कार्य को करना, तो ये साइकोमोटर या ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं या क्रियात्मक उद्देश्य कहलाते हैं, जो कि साइकोमोटर डोमेन से संबंधित हैं। इनका भी मूल्यांकन शिक्षक कक्षा के दौरान करता है, पर ये भी बहुत कम हो पाता है। मुख्यतः ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य जो हैं, उनका कक्ष में उनकी प्राप्ति हो जाती है। ये एक टेबल है, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम तीनों पक्ष देख रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन, और मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन। आपके ज्ञानात्मक पक्ष जो डॉक्टर बीएस ब्लूम ने जो 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, इस कैटेगरी को 6 भागों में डिवाइड किया है और उनको
चढ़ते हुए क्रम में, कठिनता के चढ़ते हुए क्रम में रखा है। वो है ज्ञान या नॉलेज, बोध या कॉम्प्रिहेंशन, ज्ञान प्रयोग, अनुप्रयोग या प्रयोग एप्लीकेशन, विश्लेषण या एनालिसिस, सिंथेसिस या संश्लेषण, मूल्यांकन और या इवैल्यूएशन। दूसरे वर्ग में भावात्मक पक्ष में ये कर्थवाल ने 1964 में ये कैटेगरी बनाई है और इसको चढ़ते हुए क्रम में रखा है। फर्स्ट इज रिसीविंग या आग्रहण, रेस्पॉन्डिंग या अनुक्रिया, अनुमूल्यन या वैल्यूइंग, प्रत्ययीकरण या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, व्यवस्थापन या ऑर्गेनाइजेशन, चरित्र निर्माण या कैरेक्टराइजेशन, मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष या साइकोमोटर डोमेन। तीसरा जो हमारा पक्ष है, सिम्पसन ने इस पर ये कैटेगरी दी है। इसमें भी 6 भाग हैं। पहला है इंपल्शन या उद्दीपन, दूसरा है कार्य करना या मैनिपुलेशन, तीसरा नियंत्रण कंट्रोल, चौथा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन या समन्वय, पांचवा है नेचुरलाइजेशन या स्वाभाविकरण और हैबिट फॉर्मेशन या आदत निर्माण। इन तीनों पक्षों में हम शैक्षिक या शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि हमारे जो प्यूपल टीचर हैं या हमारे टीचर्स भी हैं जो अपने शिक्षण के नियोजन में मुख्यतः ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का ही प्रयोग कर पाते हैं। भावात्मक पक्ष या मनोशारीरिक पक्ष, उसका प्रयोग बहुत कम हम अपने शिक्षण के नियोजन में कर पाते हैं और कक्षा शिक्षण के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को तुरंत जानना या उसकी पुष्टि करना ये एक शिक्षक के लिए आसान होता है, जबकि बाकी दोनों पक्षों के लिए काफी समय लगता है और काफी कुशलता की आवश्यकता होती है। इन तीनों कैटेगरीज को हम अपने अगले पार्ट्स में, मैंने पार्ट 2, 3, 4 करके बनाया है, उसमें हम पढ़ेंगे और विस्तार से और उनके उदाहरणों सहित समझेंगे हर कैटेगरी। थैंक यू।